तो ये है यूनिट 3, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। तो तुम लोगों को कोई आइडिया है इसके बारे में कि भाई ये क्या चीज है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट क्या होता है? बता। हाँ बता। सबको पता तो मुंह से बोलना ही पड़ता है। बोल। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर से या तो एसेट क्रिएट करेगी या फिर लायबिलिटी डिक्रीज करेगी, और कैपिटल रिसीव्स से एसेट डिक्रीज करेगी और लायबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो है ही कि कैपिटल जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर, उससे एसेट या तो बढ़ती है या फिर घटती है। और कैपिटल रिसिप्ट से मतलब कि एसेट या तो घटती है या फिर लाइबिलिटी बढ़ती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट से हमारी जो है एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने रेंट पेड किया है, तो रेंट पेड करने से जो है वो बिल्डिंग मेरी नहीं हो जाएगी, मैं केवल एक खर्चा करूंगा, ठीक है, उसमें रहने के लिए। तो यही सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर चलता है, और इसमें एक एक नंबर का क्वेश्चन काफी सारे बन जाते हैं। तो हमारी जो है कैपिटल पेमेंट भी होती है, रिसिप्ट भी होती है, रेवेन्यू पेमेंट भी होती है और रिसिप्ट भी होती है। चलो ये इंट्रोडक्शन पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंट की का मेन एम क्या है? अकाउंटिंग का मेन एम ये है कि जो भी हमने काम किए हैं पूरे साल में, ठीक है, तो उसको हम लोग ascertain कर पाए, उसको हम लोग प्रेजेंट कर पाए। एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस का जितना भी हमने काम किया उसको हम लोग पहचान सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें, रिजल्ट दिखा सकें कि हम लोग किस लेवल पे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, हमने साल में कितना प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है, वो सबको हम लोग प्रेजेंट कर पाए। यही अकाउंटिंग का मेन एम है। फॉर ascertaining द पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट्स, द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई बिजनेस के रिजल्ट हमारे असर्टेन हो पाए, तो हमें देखना है कि ट्रांजेक्शन किस टाइप की है। ट्रांजेक्शन हमारी कैपिटल टाइप की है, फिर ट्रांजेक्शन हमारी रेवेन्यू टाइप की है। अच्छा, कैपिटल में एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अलावा, एसेट लाइबिलिटी का एक और आता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का भी फंडा आता है। अगर कोई चीज हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए लाते हैं तो वो हमारी कैपिटल नेचर कहलाती है, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वो रेवेन्यू नेचर। तो उसमें टाइम पीरियड भी मैटर करता है। So revenue expense relate to the operation of the business of an accounting period or to revenue earned during the period or the item of expenditure benefit of which do not extend beyond that period। तो रेवेन्यू एक्सपेंस हमारे क्या है? एक लिमिटेड पीरियड के अंदर है। क्या? अकाउंटिंग पीरियड के अंदर है। अकाउंटिंग पीरियड वेदर इज इट फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर, कोई भी हो सकता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रिलेट करते हैं एक बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड से, या रेवेन्यू जो अर्न हुई है वो भी ड्यूरिंग द पीरियड होगा, एक्सपेंडिचर होगा या कोई बेनिफिट होगा, जो कुछ भी होगा वो उस एक पीरियड के अंदर होगा। आ रही बात समझ? यानी एक साल के अंदर ही होगा सब कुछ वो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी मैटर करता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर देखा जाए, ऑन द अदर हैंड, जनरेट एंड्योरिंग बेनिफिट एंड हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मशीनरी खरीद के लेके आता हूँ, तो क्या वो मशीनरी मेरे को सिर्फ एक साल में कमा के देगी? नहीं, वो मेरे को अगले साल भी कमा के देगी, यानी जब तक उसकी लाइफ होगी तब तक वो मेरे को कमा के देगी। तो इसलिए वो कैपिटल नेचर की है। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंड नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से आगे भी यूज में आएगी। तो ये यही कह रहा है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए बेनिफिट जनरेट करेंगे ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो रेवेन्यू एक्सपेंस मस्ट बी एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। तो रेवेन्यू एक्सपेंस जो है हमारे वो एक एंटिटी के फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट होंगे। देयर फॉर वेयर एज प्रोडक्शन एंड सेल्स जनरेट रेवेन्यू इन द अर्निंग प्रोसेस, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सपोर्ट ऑफ दोज फंक्शन कॉज एक्सपेंसेस टू अकर। तो कहता है भाई देयर फॉर, जो प्रोडक्शन और सेल्स जो हमारे जो जनरेट करेंगे रेवेन्यू को, जो भी हमारा अर्निंग प्रोसेस होगा उसके अंदर, तो उसका गुड्स और सर्विसेज का हम लोग यूज करेंगे। गुड्स और सर्विस का सपोर्ट होगा उसके बाद, और फिर जो खर्चे होंगे उससे हम लोग इसमें इनकम वगैरह अर्न कर लेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो एक्सपेंस होंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंस होंगे, वो बेसिकली कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल व्हिच टेल्स अस व्हेन एंड हाउ मच ऑफ एक्सपेंसेस टू बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है हमारा, मैचिंग प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब आपने कोई एक इनकम जनरेट की है, तो उससे उससे उस पर्टिकुलर रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी आप आइडेंटिफिकेशन करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, कोई कमाई की तो उस कमाई के लिए हमने कितना खर्च किया, जब भी तो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब हम लोग एक्सपेंस करते हैं किसी रेवेन्यू के लिए, तो वो हमने मैच करने होते हैं और हम लोग उसको उठा के पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज ओनली व्हेन दीज कैन बी ट्रेस डायरेक्टली टू डेफिनेबल स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। कहता भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही पोर्शन जाएगा जो हमें आगे बेनिफिट देगा, फ्यूचर बेनिफिट देगा।
जो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये खर्चा मैंने अगर आज किया है तो ये मुझे बाद में भी फायदा देगा, पर्टिकुलर पीरियड के बाद भी मेरे को फायदा देगा, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है। और जो एक्सपेंस करने पे मेरे को विद इन द ईयर ही फायदा होना है, उसके बाद नहीं होगा, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। The distinction of transaction into revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account और इन द बैलेंस शीट। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग जो खर्चा करेंगे, जो रेवेन्यू खर्चा होगा वो हमारा पीएनएल में जाता है, और जो कैपिटल खर्चा होगा वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमने रेवेन्यू और कैपिटल को इसलिए भी डिस्टिंग करना है कि हमने भैया इसको फेंकना कहाँ पे है, इसको हमने प्लेस कहाँ पे करना है, पीएनएल में प्लेस करना है, फिर बैलेंस शीट में करना है। फॉर एग्जाम्पल, revenue expenditure are shown in profit and loss account as their benefit are for one accounting period, that is in which they are incurred, while capital expenditure placed on the asset side of the balance sheet as they will generate benefit for more than one accounting period and will be transferred to P&L account of the year on the basis of utilization of that benefit in particular accounting year। तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एग्जांपल के तौर पर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो विद इन द अकाउंटिंग पीरियड में होंगे, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और जिससे हमने वो जनरेट किए हैं, जिससे हम लोग जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट साइड पे डालेंगे। ठीक है। जो कि हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड से तक जनरेट होंगे, और हम लोग जो है वो जो बेनिफिट अर्न होंगे उन बेनिफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम से डालेंगे। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने मशीनरी बनाई, उससे मैंने जो प्रोडक्शन किया, उससे जो सेल्स होती है वो कहाँ जाती है? ट्रेडिंग पीएनएल। अब तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। ठीक है ना? तो वो आई कहाँ से? वो उस मशीनरी के थ्रू जनरेट हुई ना, लेकिन वो मशीनरी कहाँ जा रही है? वो मशीनरी बैलेंस शीट में जा रही है। उससे जो हमने जो सेल्स की है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। अब हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बोलते। अब आप कंपनी में आ जाओगे, कंपनी के सारा कॉन्सेप्ट चलेगा, तो हम लोग कहाँ पे डालेंगे उसको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। हेंस बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन एंड में जाके सारे के सारे जितने भी हमारे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच जाते हैं? अब ये बात समझने वाली है। कैसे पहुंच जाते हैं? भाई मैंने मशीनरी खरीदी, वो मेरी कैसे पहुंच रही है पीएनएल के अंदर? डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, तो वो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लगता मशीनरी पे है, और कहाँ पे जा रहा है? पीएनएल में जा रहा है। इस तरीके से वो भी एक तरीके से पीएनएल में पहुंची जाती है एंड होते तक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग, व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच देयर बेनिफिट आर यूटिलाइज। तो कहता है कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग जब पीएनएल में डालते हैं उसी साल में जिस साल में हुए थे, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग उस साल में डालते हैं जिस साल में उससे हमारे बेनिफिट जनरेट हुए, और बेनिफिट जनरेट करने का वो खत्म हो गई। ये बात भी इसके अंदर होती है। Therefore we can conclude that it is the time factor। क्या है? टाइम फैक्टर है, which is the main determinant of transferring the capital expenditure to P&L account। तो भाई टाइम फैक्टर मैटर करता है कि कब वो चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होएगी। ऑल्सो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, इन प्रॉफिट एंड कहाँ गया? हाँ, also expenses are recognized in profit and loss account through matching concept, which tells us when and how much of the expenses to be charged against revenue। तो ये एक मैचिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो एक्सपेंसेस हुआ किस रेवेन्यू के अगेंस्ट हुआ और कितना हुआ और कितना पीएनएल में जाएगा। जितना उसमें हो जाएगा वो ठीक है। अब जैसे कई बार हम लोग तुम लोगों ने देखा है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, देखा तुमने? क्या होता है वो? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बताओ? तो होता क्या है? बैलेंस शीट में क्यों चला गया? एक्सपेंस होता तो पीएनएल में क्यों नहीं गया? सर क्योंकि वो एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हैं? एसेट्स को बनाने के लिए जो खर्चा हुआ है। एडवर्टीजमेंट का होता है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिसिटी करना। तो पब्लिसिटी का खर्चा हम लोग जो है उसमें डाल रहे हैं, तो क्यों डाला होगा? भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ तो पीएनएल में चला गया टू टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो वो बैलेंस शीट में कैसे पहुंचा? सस्पेंस अकाउंट कैसे बन गया उसका? भाई सीधी सी बात है, मैंने एडवर्टीजमेंट के अगर 5 साल के पैसे दे दिए हैं 5 लाख रुपए, 1-1 लाख का तो डालूंगा पीएनएल में, बाकी 4 लाख तो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। मतलब डेफर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। डेफर्ड का मतलब फ्यूचर। यानी मैंने फ्यूचर के लिए भी एडवर्टीजमेंट के खर्चे कर दिया। मैंने 5 साल के भैया राइट्स ले लिया है। अब टीवी वालों का राइट बेचते हो ना कि 5 साल तक आप हमारी ऐड दिखाओगे,
तो क्या मैं 5 साल के सारे खर्चे में P&L में डाल सकता हूँ इमीडिएटली? 5 साल के हिसाब से बांटूंगा उसको, और फिर 5 लाख मैंने खर्च किए 5 साल के लिए, 1 लाख इस साल डाले, 4 लाख बैलेंस शीट में, फिर 1 लाख और डाले, 3 लाख बैलेंस शीट में। तो वो इस तरीके डेफर्ड करता है, डेफर्ड मतलब फ्यूचर में ट्रांसफर होता है। तो वो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट क्या बन गया हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने एंट्री क्या डाली होगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर साल के एंड में एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। जितना मेरा खप गया उसके अंदर, यानी कि जितना मेरा P&L में ऑब्जर्व हो सकता है, उसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस बचता है तो वो कहाँ चला जाता है? एसेट साइड में, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंस। तो वो कैपिटल के बन जाते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? तो मैचिंग कौन सा? हाउएवर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू क्रिएट अ कंसीडरेबल डिफिकल्टी इन मेनी केसेस, बॉर्डर लाइन बिटवीन टू इज वेरी थिन। तो कहता कई बार जो बड़ी मुश्किल आ जाती है कि हमने रेवेन्यू में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में ट्रांसफर करना है, क्योंकि इनमें जो है डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम होता है कई बार। कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी थ्योरी क्यों पढ़ाई जा रही है? थ्योरी इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन आएगा कि भैया जैसे कि मैंने एक जो है बस से बचने के लिए शेड बनाया अपने कॉलेज के अंदर, बारिश से बचने के लिए, सॉरी, शेड बना दिया कॉलेज के अंदर, तो ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि फर्म ने इतने इतने पैसे खर्च किए इसको बनाने में, तो बताओ ये कैसा है, ये रेवेन्यू में आएगा या फिर कैपिटल? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सरकारी थ्योरी पढ़ाई जाती है। चलो, तो कहता है पहला हम लोग क्या क्या चीजें ध्यान रखें। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है फॉर अ ट्रेडर? ट्रेडर क्या होता है? बना बनाया सामान बेचने वाला, फिनिश गुड बेचने वाला बंदा ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, खरीदेगा फिनिश गुड, बेचेगा फिनिश गुड, बनाएगा नहीं उसको। ठीक है, फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट फॉर एनी अदर ट्रेड द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। है ना, सिंपल सी बात है ना। अगर भाई मेरा जो है, जैसा हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में ये बेंचेज लगे हुए हैं, ये बेंचेज मेरी क्या है? फिक्स एसेट है, करंट एसेट है? फिक्स एसेट है। ये यानी कि मैंने उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर किया होगा। लेकिन वहीं पे अगर जो बेंचेस बेचने वाला बंदा है वो खरीद के लाएगा, तो वो कहाँ पर डालेगा उसको? स्टॉक में डालेगा। ठीक है, और उसको बेच देगा। तो यही तो, वो तो करंट ईयर में हो गया, तो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आ रही बात समझ में? तो वो यही कह रहा है कि अगर जो एक फर्नीचर वाला है, फर्नीचर बेचने वाला है, उसके लिए फर्नीचर खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन वहीं पे अगर जो कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके लिए फर्नीचर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। देयरफॉर द नेचर ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। यानी कि जब तुमने किसी एक्सपेंस को कैपिटल रेवेन्यू में बांटना है, तो तुम्हें पहले उसका नेचर ही देखना है, बिजनेस क्या करता है। ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है बिजनेस कि भाई ABC लिमिटेड इज डीलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, और फिर वो नीचे देता परचेज ऑफ फर्नीचर। तो क्या तुम उसको परचेज बुक में डालोगे? किसको डालोगे? परचेज ऑफ बल्ब, परचेज ऑफ लाइट, ट्यूबलाइट्स वगैरह, तार वगैरह, इनको डालोगे ना परचेज बुक में, और वो भी कब? जब क्रेडिट में होगी। आगे रैकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रैकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटेटिव, लगातार होता हो, जैसे मैं रेंट हर महीने देता हूँ, तो ये क्या रेवेन्यू है। अरे बात समझ में? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंस इज क्वाइट ऑफन, यानी काफी ज्यादा है इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? भैया ये रेवेन्यू है। देन इट इज सेड टू बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, व्हाइल नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर इज इनफ्रीक्वेंट इन नेचर एंड डू नॉट ऑकर ऑफन इन अकाउंटिंग ईयर, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मंथली सैलरी और रेंट इज एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as they are incurred every month, while purchase of asset is not the transaction done regularly, therefore classified as capital expenditure unless materiality criteria define it as revenue expenditure. पर्पज ऑफ एक्सपेंस। अब भैया एक्सपेंस आपने किया किस लिए? आपने एक्सपेंस फ्यूचर बेनिफिट के लिए किया है या प्रेजेंट बेनिफिट के लिए किया है, तो ये भी आएगा। अब देखो, जैसे मान लो कोई एसेट है, एसेट में आपने, जैसे भाई ये बेंच है, बेंच का ये टूट गया, ये क्या है जो भी है, प्लाई बोल दो, ये टूट गया, अब मैं इसको रिपेयर करा लूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर कौन सा कराएगा? रेवेन्यू कराएगा, कैपिटल। लेकिन वहीं पे अगर मैं यहाँ पे आके 10 बेंचेज बनवा दूँ, तो वो क्या कराएगा? मेजर रिपेयर कराएगा। मेजर रिपेयर कहाँ जाती है?
एसेट में ऐड हो जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप पर्पज भी देखना एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीन मे बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। अब एक मशीनरी है, हर महीने उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, तो भैया रेवेन्यू है। सच एक्सपेंस आर रेवेन्यू नेचर। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कैपिटल नेचर। अब एक मशीनरी है, मशीनरी के अंदर हमने एक शाफ्ट लगा रखी है जो घूमती है, वो सारी चीजें चलाओ, शाफ्ट अगर खराब हो जाती है, 4 लाख की मशीनरी है, 2 लाख की शाफ्ट आ रही है, तो भैया ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीड कम होगी, इसके स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ आपने मोटर वगैरह लगवाई है, तो क्या कहलाएगी कैपिटल इन नेचर। हाउएवर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑर्डिनरी रिपेयर्स which should be expensed as opposed to a cost which ought to be capitalized is not always simple। तो वही कह रहा है भैया, इसको डिटर्मिनेशन करना इतना कोई आसान कार्य नहीं होता है। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है भाई बिजनेस की, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है उससे मेरी रेवेन्यू और जनरेट हो जाएगी? तो कैपिटल है। क्या मेरे रेवेन्यू उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उस खर्चे का? अगर मान लो मेरी यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है और मैं हर महीने रेंट भर रहा हूँ, तो क्या उससे मेरी कोई वो बढ़ रहा है? क्या मेरी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग पावर बढ़ रही है? नहीं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम रेवेन्यू इन द करंट पीरियड आर रेवेन्यू नेचर एंड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न इन द करंट पीरियड। तो कह रहा है जिन एक्सपेंसेस से इनकम जनरेट होती है करंट पीरियड की खाली, तो उनको हम लोग मैचिंग डाल देंगे और रेवेन्यू में डाल देंगे। ऑन द अदर हैंड इफ द एक्सपेंडिचर हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इट इज जनरली कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। है ना, जो खर्चा किया और उसमें मेरे को भविष्य में भी उससे फायदे होने वाले हैं, तो मेरा कैपिटल नेचर का हो गया। व्हेन एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर ऑफ अ फिक्स एसेट, क्या रिपेयर ऑफ fixed asset is done, it has to be charged to P&L account. If the expected future benefit from fixed asset to not change, and it will be included in the book value of the fixed asset, where the expected future benefit from asset is increased। देखो कहने का मतलब क्या है, अभी मेरी एक मशीनरी थी, मशीनरी मेरी 10 साल से चल रही थी, ठीक है, अब मशीनरी में मैंने उसमें मेजर चेंज कराया और वो 5 साल और चल जाएगी, तो वो कॉस्ट उसकी वैल्यू में जुड़ जाएगी और वो कैपिटल इन नेचर होगा। लेकिन वहीं पे मैं रिपेयर करा करा के मशीनें चलवाया जा रहा हूँ, तो वो रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा, क्योंकि करंट ईयर में फायदे पहुंचाएगा। मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, मटेरियलिटी क्या होता है इंपॉर्टेंट, तो भैया अमाउंट कितना इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर ये भी देखा जाएगा। रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो आप जो अमाउंट को भी कंसिडर करेंगे जब आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बांटेंगे। चलो जी, अब आ गया टॉपिक 3.3 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, capital expenditure contribute to the revenue earning capacity of a business over more than one accounting period, whereas revenue expenses is incurred to generate revenue for a particular accounting period। बात समझ में आ रही है साहब साहब कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें जो फ्यूचर में भी रेवेन्यू कराएगा और रेवेन्यू एक्सपेंस हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड में कराएगा। द रेवेन्यू एक्सपेंसेस ईदर ओकर इन डायरेक्ट रिलेशन विद द रेवेन्यू और इन रिलेशन विद द अकाउंटिंग पीरियड। कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस या तो किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू के लिए खर्च किए जाते हैं या फिर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, salaries, rent, etc. The cost of goods sold is directly related to sales revenue, whereas rent is related to a particular accounting period। आगे बात समझ में? COGS तो पर्टिकुलर सेल के ऊपर है, भाई मैंने अगर 2 लाख के गुड्स बेचे हैं तो उसमें मेरे को कितना खर्चा पड़ा है, तो उस पर आइडेंटिफाई हो रहा है ना सेल के ऊपर। और रेंट हमारा अकाउंटिंग पीरियड का है, हर महीने दे रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टेंजिबल, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? खरीदना, एक्वायर करना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में represent acquisition of any tangible or intangible fixed asset for enduring benefit, future benefit। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल एसेट को खरीदना फ्यूचर बेनिफिट के लिए। इनटेंजिबल में कौन सा आ जाते हैं? पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो therefore the benefit arising out of capital expenditure lasts for more than one accounting period, whereas those arising out of revenue expenses expire in the same accounting period। तो वही बात ये फिर से बोल रहा है ना, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा है? आगे चले, डिफरेंस देखो जी। पीरियड, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है भैया एक अकाउंटिंग पीरियड ज्यादा होता है, वो एक अकाउंटिंग पीरियड में होता है। दूसरा एनहांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारा एनहांसमेंट होता है कि भाई उसका यूज और ज्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ पे हमारा जो है मेंटेनेंस के लिए होता है। एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी कार, वहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सैलरी, अकाउंटिंग वगैरह। चलो जी, पहली इलस्ट्रेशन आ गई, आपने ट्रू एंड फॉल्स बताना है। स्टेट विद रीजन।
देखो रीजन्स भी पूछता है, कहता है भैया आपने वजह भी बतानी है। अगर आपने किसी चीज को रेवेन्यू में डाला है या कैपिटल एक्सपेंडिचर डाला है, वजह बताओ क्यों डाला है। पहला है ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। ओवरहॉलिंग समझते हो, एक पुरानी चीज में लेके आता हूँ, पुरानी मशीनरी, उसको मैं चलाने लायक जब बनाता हूँ तो उसको ओवरहॉलिंग करना बोलते हैं। उसमें तेल वगैरह डालना, चीजें ठीक कराना, तो ये क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो ये पहला क्या है, फॉल्स है। और ये देखो रीजन क्या दे रखा है नीचे, ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डराइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटल। तो तुम्हारा ये अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले आंसर लिखना और फिर ये वजह बतानी। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कि हमारे वर्किंग एक्सपेंसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। कैसे कम होंगे, मशीन थोड़ी अच्छी लगाना, ठीक है, उससे क्या था हमारी वर्किंग कैपिटल थोड़ी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। फिर लेबर, अगर मैं ज्यादा मशीन लगाऊंगा तो वर्कर कम चाहिए होंगे, क्योंकि काम मशीनरी से होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या फ्यूचर में भी होंगे, फ्यूचर में भी होंगे, तो फ्यूचर हुआ तो क्या हो गया हमारा, कैपिटल हो गया। आंसर देखो कैसे लिखा है, इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म के लिए करें। तीसरा, लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बताओ ये भी फॉल्स ही है। मैं भाई पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम बताओगे। तो जब भी मैं कोई एसेट खरीद के लाता हूँ फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो भी खर्चा होता है वो क्या होता है, कैपिटल ही होता है, क्योंकि एसेट के कॉस्ट में जुड़ जाता है। तो अगर मैं लीगल फीस भी अगर दी है कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो क्या हमारी कैपिटल है। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंगिंग टू द प्लांटिंग प्लांट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहता है कि भैया हमारा केस चल रहा है, किस चीज पे केस चल रहा है, फैक्ट्री के लैंड पे। किसी बंदे ने बोल दिया कि ये जो फैक्ट्री का लैंड है ना ये मेरा है, और उसके ऊपर केस चल गया, अब मैं उस पर एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, बताओ, तो ये रेवेन्यू का लाएगा। ठीक है ना, आगे आ गया, कौन सा है, फिफ्थ, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या कह रहा है भैया, कोई जो हमारा जल गया है, कोई पार्ट हमारा जल गया है और उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं मशीन में, बताओ क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है। तो ये तुम पढ़ लेना, आगे चले, ठीक है, रीजन भी पढ़ लेना। इस पे लिख लो, यहाँ पे रीड लिखो, रीड के जाके तुमने घर पे जाके रीड करना है। आज ही तुम्हारा फिनिश हो जाना चाहिए ये चैप्टर घर पे। आ रही बात में यार, एक बार बता, लॉन्ग टर्म की छोड़ना, अगर एक मशीन इसको मान लो तार ही अगर जल गया, फिर तार जल गया, तार चेंज कर रहे हैं, तो कैपिटल बोल देगा उसको। कौन सा फैक्ट्री वाला, ये जो सर प्लांटिंग प्लान जो केस चल रहा है, वो अच्छा, वाओ, उससे ऐसे एक्वायर हो रही है। एसेट तो भाई हम लोग खरीद के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर केस आ गया है। अभी तो डिसाइड करेगा भैया कोर्ट के, कि हमारी है नहीं, उसमें तो जो खर्चा आएगा। ऐसे तो कंपनी के बतेरे केस चलते हैं, उसको कैपिटल में डालते रहेंगे वो। तो लीगल फीस तो कभी डाल ही नहीं पाएंगे, बैठे कितने लीगल फीस डाल के बैठ जाएंगे। भाई एक फ्यूचर बेनिफिट होने चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये जो आया है इलस्ट्रेशन नंबर 2, इस ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन के आएंगे अमाउंट वाले, यहाँ पे अमाउंट भी लिखे होंगे। क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ पार्ट हमारा कैपिटल में जाए, कुछ हो सकता है रेवेन्यू में जाए। तो पहला है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री, बताओ कैपिटल है, फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। दूसरा, 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, लेबर वगैरह दी होगी, फ्रेट दे दी होगी, रेवेन्यू हो गया। रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 टू गेट द फ्यूल एफिशिएंसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है भैया। रिंग्स, रिंग्स वगैरह, चलो पहले बात ना, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। रिंग्स एंड पिस्टन, पिस्टन क्या होता है, नहीं पता, स्कूटी चलाती है, स्कूटी में जो इंजन घूमता है उसमें एक पिस्टन होता है, जो ऐसे आगे पीछे करता है, उससे तुम्हारा टायर घूमता है। अगर वो पिस्टन खराब हो गया तो चलेगी नहीं। अब नया पिस्टन डालेगा तो क्या वो अभी फायदा देगा, फ्यूचर बेनिफिट आएंगे उससे, आगे मशीन अच्छे से काम करेगी। तो ये हमारा क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
फिर नहीं, फिर तो रेवेन्यू होता है। पुरानी चीज में ही रिपेयर करते हैं तो रेवेन्यू होता है, पुरानी चीज में नया लगाया जाता है तो वो कैपिटल हो जाता है। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जानते हो क्या है? यहाँ पे तुम लोग BSNL सुनते हो, BSNL। वैसे ही जितने महानगर हैं, महानगर को क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज। कितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया में? भाई तुम्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं पता? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली के स्टूडेंट और पंजाब के स्टूडेंट में, ये बड़ा फर्क है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, दीज आर दी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी। 4 ही काउंट किए जाते हैं जहाँ पे BSNL की जगह MTNL काम करता है। जहाँ पे BSNL लगा हुआ है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन है। एमटी दिल्ली में MTNL के कनेक्शन लगता है जब लैंडलाइन आती है। तो कहता है भैया इन्होंने पेड़ किए हैं महानगर टेलीफोन वालों को, किस लिए दिए हैं? इंस्टॉलिंग टेलीफोन लाइन। जब जब टेलीफोन लाइन लग देखो, जब टेलीफोन लाइन लगती थी तो हम लोग एक सिक्योरिटी के टाइम वगैरह पैसे वगैरह जमा करवाते थे। तो बताओ कैसा होगा ये? A factory shed was constructed at a cost of 1 lakh. A sum of 5,000 had been incurred in the construction of temporary huts for storing building material. बताओ ये दो हैं। दूसरा रेवेन्यू हो गया। चलो आंसर देखें कैसे लिखा है। 5वें का आंसर देखना हमने, ये रहा। कहता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूड कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग इज फिक्स्ड एसेट which will generate enduring benefit to the business over more than one accounting period. Construction of temporary huts is incidental to main construction. Such cost is also capitalized with the, देखा वो दोनों कैपिटल है। वो कहता है कि भैया तुमने अगर जो किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ कोई खर्चा कर रखा है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। बिल्डिंग के साथ तुमने शेड बनाया है तो वो भी कैपिटल ही है। चलो ये अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 3। कहता है बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बायज एंड सेल्स कंप्यूटर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। क्या करते हैं वो? कंप्यूटर बेचते हैं, खरीदते हैं। इट परचेज्ड 20 कंप्यूटर फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर्स। कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20,000। कितने लाए हैं? 20 कंप्यूटर लाए हैं 20,000 के हिसाब से। एज it also purchased a computer costing 24,000 for its accountant to be able to maintain the accounting record and printing of invoice। अब बताओ जो इन्होंने पहले जो कंप्यूटर खरीदे थे और बाद में जो कंप्यूटर खरीदा है, इसमें कौन सा कैपिटल वाला और कौन सा? कैपिटल है। बिल्कुल सही है। चलो आगे आंसर पढ़ लेना घर पे कैसे। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट तुम्हें पता है कब आती है? अगर हम एसेट को बेचते हैं या फिर लोन लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती है। और रेवेन्यू रिसिप्ट तुम्हें पता है कुछ बेचने पे आती है, सेल्स वगैरह करने पे आती है। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग करना जरूरी है, वैसे ही इनकी इनकम को रिसिप्ट को भी अलग अलग करना जरूरी है। रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस। क्या कह रहा है? रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आर रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे सेल ऑफ गुड्स है। अगर हम लोग ब्याज पे पैसे लगाते हैं उससे इंटरेस्ट आता है। फाइनेंशियल कंपनी है तो हमने लोन दे रखा है लोगों को, उससे इंटरेस्ट आता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे डिविडेंड आता है। तो ये क्या है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो क्या कहलाएंगे? रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। इसी तरीके से मैं अपनी कोई एसेट उठा के बेच देता हूँ तो वो हमारी क्या? कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरीके से मैं कोई लोन उठा लेता हूँ बैंक से, कैपिटल रिसिप्ट। लोन उठाया भैया, लोन एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। लोन लेगी तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो कैपिटल रिसिप्ट है। चलो रिसिप्ट विच आर ऑब्टेन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आर रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर आर कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन, ओनर्स कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। ओनर कंट्रीब्यूशन मतलब जो कैपिटल जो दे रहा है, तो वो भी हमारी क्या है? अगर अगर एक ओनर बिजनेस में और कैपिटल लगाता है तो वो क्या हमारी? कैपिटल है, कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन एक्चुअल बेसिस एज सून एज द राइट ऑफ रिसिप्ट इज एस्टैब्लिश्ड। रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसिप्ट। तो यानी ये जो है
कैश रिसीव से बराबर नहीं करना हमने। रेवेन्यू रिसिप्ट आर क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और रेवेन्यू रिसिप्ट जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कैपिटल रिसिप्ट जाती हैं हमारी ऑन द अदर हैंड। कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी बैलेंस में जाती हैं, ऑन द अदर हैंड कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फिक्स एसेट इज सोल्ड 92,000 कॉस्ट 90,000, द कैपिटल रिसिप्ट 92,000 इज नॉट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। उसमें जो 2,000 का जो प्रॉफिट है फिर वही जाता है उसके अंदर, ठीक है, P&L में। यहाँ लॉस जाता है, या कैश में कौन सा जाएगा, टोटल। कैश में तो 92,000 जाएगा टोटल, लेकिन P&L में कितना जाएगा, 2,000 का। चलो जी, अब आगे इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, कह रही है बताओ जी, ये कैपिटल रिसिप्ट है रेवेन्यू से पहला। एक मशीन थी 10 लाख रुपए की, 12 लाख की बेच दी, तो बताओ जी इसमें हमारी कितनी है कैपिटल रिसिप्ट, 12 लाख की है पूरी, 12 लाख की है पूरी, और उसमें प्रॉफिट हमारा 2 लाख का है जो कि P&L में जाएगा। प्रीमियम है भाई, रिसिप्ट तो 12 लाख की है, उस पर प्रॉफिट है वो तो, बात को समझो, कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹1 लाख रिसीव इन इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर्स इशू किए थे, उसमें हमारे पास प्रीमियम आ गया, क्या होता है वो, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो रेवेन्यू कैपिटल है, ये रेवेन्यू बोल रही है। एक बात बता, सिक्योरिटी प्रीमियम तो बैलेंस शीट में दिखाती है, P&L में दिखाती है, तो कैपिटल हुआ। अकाउंट का कॉन्सेप्ट यूज यूज करोगे ना। एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिसीव फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, अब बताओ ये क्या है, रेवेन्यू सेल्स हुई है। एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख रिसीव ऑन मेच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, क्या FD ले रखी है, 5 लाख रुपए मिले। ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वाई रिसीव इन एडिशन टू द मेच्योरिटी अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट, 5 लाख तो हमारी मेच्योरिटी के मिले, और साथ में 40,000 रुपए मेरे को क्या मिले, इंटरेस्ट के मिले। बताओ जी इसमें कौन कौन सी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, गुड्स पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस, क्या बना रहा है, और ये खर्चे हुए। पहला है सेकंड हैंड फर्नीचर लिया जी, 9,000 रुपए का परचेज किया, बताओ कैपिटल। रीपेंटिंग ऑफ फर्नीचर को, इसको रीपेंट किया, कैपिटल ही है, अभी तो खरीद के लाया ना। द फर्नीचर वाज इंस्टॉल्ड बाय ओन वर्कमैन, वेजेज फॉर बीइंग 200, तो भी कैपिटल रहेगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा फॉर वर्थ ₹20,000। During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening rules. Revenue. Renewal for 2,000 for the next year also paid. Capital. फायर इंश्योरेंस कराया 1,000 रुपए का हमने 1 अक्टूबर को, रेवेन्यू। टेम्पररी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड 1,200 रुपए, दे वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा, दे वर डिमोलाइज व्हेन द सिनेमा वाज रेडी। इनको तोड़ दिया जाएगा, बोलो, बाद में तोड़ दिया जाएगा बनाने के बाद, जब सिनेमा बन जाएगा। जैसे हट बनती है वहां पे, और जब एक मकान बनता है तो झुग्गी सी बना के बैठ बैठ जाते हैं, लेबर बैठ जाते हैं, और जब मकान बनता है तो उसको तोड़ देते हैं। तो बताओ, कैपिटल ही होगा, ये कैपिटल ही कहलाएगा। आगे आया स्टेट विद रीजन्स, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, compensation of 2.5 crore paid to workers who opted for voluntary retirement। हाँ, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस है ना। हाँ। अच्छा, एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मैंने वो पढ़ा नहीं, मैं इनॉग्रेशन है, चलो रेवेन्यू ऑलरेडी था पहले। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7, तो ये बताओ जी 10,000 रुपये हमने खर्च किया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टर्स के, परचेज ऑफ कैपिटल, एक एक एसेट खरीदने जा रहे हैं और 10,000 रुपये खर्च कर रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे, कैपिटल लिया उसके कॉस्ट में जोड़ देंगे। अमाउंट रिसीव किया हमने ट्रेड रिसीवेबल से ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट स्पेंड किया हमने बिल्डिंग को गिराने के लिए, नई बिल्डिंग बनाने के लिए, छोटी बिल्डिंग तो ऑर्डर नहीं बनाएंगे तो वो कैपिटल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ हमें, हाँ इंश्योरेंस क्लेम है भाई, वो मशीनरी डैमेज हो गई थी, मशीनरी डैमेज हुई तो मतलब कैपिटल हो गया, देखो जो कुछ भी मिला वो भी कैपिटल हो गया। एक तरीके से वही हो गया ना, पुरानी मशीनरी बिक गई। अभी हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने क्या कहा था, अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आते हैं तो हम एज ए सेल ऑफ एसेट ही लेते हैं कि पैसे आ रहे हैं, तो वही हुआ
एसेट अगर गई है तो कैपिटल रिसिप्ट है। अगला बताओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एबीसी कंपनी एक रन करते हैं रेस्टोरेंट को, और वो रेनोवेट सम ओल्ड कैबिन्स, बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वाज मेड फ्री एंड नंबर ऑफ कैबिन वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 13, टोटल एक्सपेंडिचर है 20,000। बताओ, साफ साफ पहचान में आ रहा है, फ्यूचर पे बेनिफिट है। न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी है, सोल्ड करती है कुछ गुड्स को ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस, किसपे? 5 customers did not pay installment. To recover such outstanding installment, the firm spent 10,000 on account of legal expense. Messrs. Ballov and company Delhi purchased a machinery from Messrs. Saha Ahmedabad से। Ballov spent 40,000 for transportation of the company। कैपिटल वगैरह एक्सप्लेनेशन। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इसके सारे MCQ ट्रू फॉल्स सारे तुमने करने हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आसान सा चैप्टर था। theoretical को दो बिजनेस में दिया हुआ है। नहीं